हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साथीगण, आज से आप सभी के लिए दोस्तों जीके जीएस के लिए मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूँ। तो साथीगण, आज मॉक टेस्ट नंबर 1 है और आज के दोस्तों पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपके 2018 में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में किस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई बेसिकली दोस्तों क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर साथीगण एम्पियर आ जाएगा। लेकिन साथीगण, केवल विद्युत धारा का एसआई इकाई जानने से नहीं होता साथीगण। आइए कुछ और भी इम्पोर्टेंट आपको हम बताते वाते हैं, ठीक है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि विद्युत धारिता का, तो बेसिकली फैराडे आ जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा साथीगण। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ध्वनि तीव्रता का, अगर मैं एसआई की बात करूं तो डेसिबल आ जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं आवर्ती की एसआई मात्रा की बात करूं साथीगण, तो उसका हर्ट्ज आ जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण में चुंबकीय फ्लक्स की मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि वेबर आ जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो बेसिकली वेबर आ जाएगा। अगर साथीगण में दाब का, अगर एसआई यूनिट की बात करूं, तो बेसिकली साथीगण पास्कल आ जाएगा। तो साथीगण, क्वेश्चन आपके हर एक जो 2018 में पूछा गया मैं वही लेके आया हूं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों क्वेश्चन आंसर बताने के साथ साथ ही दोस्तों में जितना भी एक्सप्लेन लगता है कि आपके एग्जाम में ग्रुप डी 2025 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं दोस्तों करवा रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच में संबंध को बेसिकली क्या दर्शाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों कि समय। समय है ना दोस्तों, गति के दूसरे समीकरण के स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों गति का समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं तो तीन आपको गति के समीकरण को याद रखना है दोस्तों। अगर मैं पहला की बात करूं तो आंसर इसका आ जाएगा कि v बराबर यू प्लस ए टी स्क्वायर, सॉरी ए टी आ जाएगा, v बराबर यू प्लस ए टी आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं दूसरा की मैं बात करूं तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। और साथीगण, अगर मैं गति का तीसरा नियम की बात करूं तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। हमेशा आपके एग्जाम में गति के ये तीनों समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बेसिकली कौन थी, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि शिमला आपके ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन की राजधानी था। अगर दोस्तों मैं डलहौजी की बात करूं तो डलहौजी बेसिकली 1848 से लेकर 1856 के बीच में दोस्तों उनका कार्यकाल रहा था। अगर मैं साथीगण बात करूं कि डलहौजी ने सबसे पहले कौन से राज्य को हड़प लिया था, तो 1848 में दोस्तों सतारा को हड़पा था, जो आपके रेलवे में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथीगण ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपके दोस्तों कौन से राज्य को कुशासन के आरोप पे लगा के हड़प लिया था, तो बेसिकली साथीगण अवध को हड़प लिया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा डलहौजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मेरे साथीगण, आप सभी को क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन अगर आपको अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप सबके लिए पीपीटी बनाता हूँ दोस्तों, है ना। और उनका क्या एक्सप्लेन लगे दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सके। तो साथीगण एक मेहनत आपके लिए, और तो एक मेहनत आप मेरे लिए भी आप ज़रूर लाइक करना है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदान दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर साथीगण में 4 जनवरी की बात करूं तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। साथीगण, अगर मैं 9 जनवरी की बात करूं तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही साथीगण अगर मैं 16 जनवरी की बात करूं तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये जितने भी मैं आपको 4 नाम बताया दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए जनवरी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। आपके एग्जाम में 27 सितंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना दोस्तों कि 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो जरूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा, है ना, कि 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला मेरे क्वेश्चन साथीगण कि धनात्मक त्वरण का बेसिकली क्या अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है ना, कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा साथीगण। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों क्लास जब खत्म हो जाए ना तो एक बार दोस्तों रिवीजन जरूर करना दोस्तों। जीएस पढ़ने का बेस्ट तरीका दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है, तो साथीगण आपके जो केरल है ना, केरल में दोस्तों रबर का अत्यधिक मात्रा में उत्पाद किया जाता है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में सोयाबीन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सोया प्रदेश जो कि सबसे अधिक माना जाता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसी तरीके से दोस्तों आपके रबर से भी क्वेश्चन पूछे तो बेसिकली केरल आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर साथीगण। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि साहित्य अकादमी बेसिकली उनका भारत के किस शहर में इनका मुख्यालय है, तो साथीगण नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि साहित्य अकादमी की स्थापना तो बेसिकली 1954 में दोस्तों किया गया था। और ये साहित्य अकादमी दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका दोस्तों स्थापना कब किया गया था। आपको याद रखना है कि 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना किया गया था। और अगर दोस्तों इनकी मुख्यालय की बात करूं तो बेसिकली नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्टित करती है, तो बेसिकली दोस्तों वेग आ जाएगा। वेग दोस्तों आपके चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्टित करता है। हमेशा दोस्तों विस्थापन, संवेग, वेग और बल, इनसे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आज के क्वेश्चन में आपको जितना भी दोस्तों एसआई मात्रक रहा, मैंने कहा कल दोस्तों मैं आपके जितने भी दोस्तों विमाएँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे संबंधित मैं लाऊंगा दोस्तों। यकीन मैं उम्मीद करता हूँ। केवल और केवल आप सबसे रिक्वेस्ट कि आप केवल चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। आज पहला क्लास है, सिस्टमेटिक तरीके से मैं हर एक क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा क्वेश्चन और क्लास होने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन साथीगण कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। बेसिकली यह कौन से कारण से होता है, तो जड़त्व के कारण से होता है साथीगण। आपके एग्जाम में जड़त्व से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जड़त्व का जो नियम है ना, सो किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि जड़त्व का नियम न्यूटन के द्वारा कब दिया गया था, तो 1687 ईस्वी में दिया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया और कब दिया, तो न्यूटन के द्वारा 1687 में दिया गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि जड़त्व के नियम में क्या कहता है, कहता है उसमें कि यदि कोई पिंड स्थिर या सीधा रेखा में स्थिर गति पे अगर घूम रहा है तो वह स्थिर स्थिति में ही घूमेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए दोस्तों। कई बार आपके एग्जाम में स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना आपके एग्जाम के लिए जड़त्व के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है साथीगण। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में साइटोकाइनिन बेसिकली क्या होता है, तो कोशिका का विभाजन में बेसिकली सहायता साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बायोलॉजी से संबंधित दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि तने की वृद्धि में सहायक बेसिकली किसके कारण से होता है, साथीगण आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं हर एक क्लास में 2 क्वेश्चन देता हूं। हर एक मेरे साथीगण अगर आप पढ़ाई करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर कीजिएगा।
दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो दोस्तों हेलोजन ये माना जाता है। अगर मैं लेथेनाइट की मैं बात करूँ तो ये भी माना जाता है और एक्टिनाइट ये भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों कैंसर जनक जोन से ये आपके आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं माना जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है। साथीगण आज का पहला क्लास सिंपल क्वेश्चन लाए। कल दोस्तों आवर्त सारणी से थोड़ा सा इनके ऊपर क्वेश्चन लाऊंगा। दोस्तों आपके एग्जाम में मेंडलीव से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो लाऊंगा, है ना। तो दोस्तों केवल मेरे क्लास के साथ आप जुड़िए दोस्तों, यकीनन आपको क्लास मजा ना आए ना तब मेरे को कहना है ना। अगर मैं अगली क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में देश विद्यमान होता है, तो मुक्त स्थिति में दोस्तों जितने भी धातु होता है ना विद्यमान होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा साथीगण। कई ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, लेकिन मेरे साथीगण आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के क्लास खत्म हो जाए ना तो एक बार दोस्तों आप इसे जरूर रिवीजन करना। अगला क्वेश्चन साथीगण कि नागालैंड की राजधानी बेसिकली क्या है, तो कोहिमा आ जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभी राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से साथीगण आपको याद रखना है। और एक दो क्वेश्चन आपकी इस तरीके से रहता है, जैसे कि दोस्तों अगर मैं झारखंड की बात करूं तो बेसिकली राजधानी रांची आ जाएगा। साथीगण अगर मैं बात करूं गुजरात की राजधानी, तो साथीगण गुजरात का आपका गांधीनगर आ जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमेशा अक्सर आदमी अहमदाबाद आंसर करता है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि गुजरात की राजधानी बेसिकली गांधीनगर आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन चूर्ण परिवार यानी मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। साथीगण हमेशा आपके एग्जाम में संघ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे मोलस्का संघ आ जाए, चाहे ऑर्थोपोडा आ जाए, चाहे दोस्तों हमेशा दोस्तों प्लेंटी एंथीथोड़ा आ जाएगा। तो आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों संघ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से घेंगा दोस्तों आपके मोलस्का के संघ में आता है, कैटन दोस्तों मोलस्का के संघ में आता है, ऑक्टोपस मोलस्का के संघ में आता है, और दोस्तों एंटीडोन बेसिकली मोलस्का संघ से नहीं संबंधित है। दोस्तों आज का केवल क्लास में मोलस्का से 3 एग्जाम्पल मैंने सेट करके लाया। यकीनन दोस्तों आपके एग्जाम में कल दोस्तों ऑर्थोपोडा से संबंधित क्वेश्चन करवा दूंगा। दोस्तों यकीनन मानिए आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन साथीगण कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल के नीचे का प्रतिशत कितना था, तो साथीगण 22%। मेरे दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 2011 जनगणना से हर एक इंसान को साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन पता है, लिंगानुपात से क्वेश्चन पता है, जनसंख्या में वृद्धि दर की जनसंख्या पता है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे कम कौन से राज्य में जनसंख्या है। लेकिन साथीगण इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पता रहता है कि बीपीएल के कितने परसेंट है, तो 22% आ जाएगा। तो साथीगण आज तो बेसिकली मैं ये लाया, कल दोस्तों मैं साक्षरता से बताऊंगा कि सबसे मैक्सिमम राज्य कौन सा है, तो केरला आ जाएगा। मिनिमम राज्य कौन सा है, बिहार आ जाएगा। यूटी में बात करूँ तो दोस्तों लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूँ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, तो आपके सबसे बड़ा बिहार आ जाएगा। अगर मैं कम की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको पढ़ के जाना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि शुक्राणु अस्थायी रूप से बेसिकली कहाँ रखे जाते हैं, तो अधिवृषण में रखे जाते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। बायो से इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, तो उसमें से सोडियम दोस्तों क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। मैग्नीशियम, बोरियम और कैल्शियम दोस्तों यकीनन आप सबको याद रखना है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दे के एक ऑप्शन आपको बोलेगा कि छांटने का, तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि डैश के प्रजनन संबंधित भाग जो फूल में स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म कहा जाता है। साथीगण ये सारे के सारे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सोडा एसिड अग्नि शामक यंत्र में उपयोग किए जाने वाला कौन सा लवक है, लवण है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना
कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी और उसका जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। तो बेसिकली दोस्तों ओडिशा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों अशोक से ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबका बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों और इस तरीके से आपको वीडियो पाना है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।